हेलो दोस्तों, आप सभी का कटारिया क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा शानदार आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभ संध्या मेरा स्वीकार कीजिएगा। भाई क्लास में थोड़ा सा डिले हो जा रहा है, बार बार हो जा रहा है, तो कुछ बातें हो जाती हैं, है ना। मैम भी क्लास का एक दो दिन से लाइव ले रही हैं, तो क्योंकि यहाँ पर स्लॉट एक ही है, तो एक ही स्लॉट पर दो क्लास नहीं, ना तो रिकॉर्ड की जा सकती ना तो लाइव एक ही क्लास हो सकती। तो मैम 2 दिन से लाइव क्लास आपकी ले रही हैं, तो क्लास इसलिए भी रिकॉर्ड नहीं हो पाई समय से। दूसरी चीज, आप सभी लोगों को जैसे मैंने कहा था कि अगर आप शानदार तरीके से सेशन शेयर करते हैं, ये चीजें आपको फ्री में मिलेंगी, बिल्कुल मिल जाएंगी। लेकिन आपको लेटेस्ट डाटा के अनुसार बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं, क्योंकि उसके बाद लोगों ने तुरंत पेड कर दिया है भाई। हाँ, आइए शुरू करते हैं। किसान के घर में मैंने जन्म लिया है, तो कृषि की बात करते हैं आज हम लोग, है ना। इसका एक वीडियो ऑलरेडी पहुंच चुका है, ये दूसरा वीडियो है, और यहाँ से बातचीत हम लोग शुरू करने वाले थे कि कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं। तो हमने बताया था 15 हैं, और इनकी आज एक एक चर्चा देखेंगे किसके अंतर्गत कौन कौन आता है। जैसे कहा गया, पश्चिमी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत याद रखना है आपको, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आएगा। कहा गया पूर्वी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आपका क्या आएगा, तो आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल आने वाला है। क्या आने वाला है? पश्चिम बंगाल आने वाला है। ठीक है, तैयारी को आप पूरी तरह से धार देते रहे। अगर आरो यारो का पान डाल रखे तो एक प्रश्न यहाँ से निश्चित है भाई, एक क्वेश्चन अगर आपको मिल रहा है तो आपकी वो चीज हमसे पूछे ना कि 0.6 नंबर से बाहर है मेंस इंटरव्यू से, ठीक है ना। मेंस क्वालिफाई होने के बाद इतने नंबर से बाहर, वरना एक ना एंट्री तो मिल ही जाता है ना, नायब तहसीलदार, ठीक है ना। तो उससे भी बाहर हो गए थे भाई ना, तो जाहिर सी बात है एक एक नंबर आपके लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए, चाहे वो आप प्री दे रहे हो चाहे वो आप मेंस दे रहे हो, ठीक है ना। कहा गया निचली गंगा का मैदान, इसके अंतर्गत क्या आएगा? पश्चिमी बंगाल आएगा, पश्चिमी बंगाल, ठीक है ना। देखो पश्चिमी बंगाल की बात की गई, या पश्चिम बंगाल की बात कर लें, पश्चिमी बंगाल आएगा। अगर मैं बात करूं पश्चिमी बंगाल की, तो आप सभी लोगों को कहानी पता है, ठीक है। कहा गया मध्य गंगा का मैदान, उत्तर प्रदेश बिहार आएगा। कौन सा? उत्तर प्रदेश बिहार आ रहा है। ऊपरी गंगा का मैदान, केवल और केवल उत्तर प्रदेश आपका छापा मार रहा है। इसमें क्या मार रहा है? उत्तर प्रदेश छापा मार रहा है, ठीक है। गंगा पार का मैदान, तो गंगा पार के मैदान में क्या आएगा? चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आएगा। गंगा पार का, देखो क्या कहा, गंगा पार का मैदान। अब देखें आप सभी लोग ना, यहां से आपकी उत्तराखंड से गंगा निकलती है, या यहाँ पर उत्तराखंड है ना, थोड़ा सा इधर बना लो भाई, है ना, क्योंकि कुछ लोग फिर इस पर भी टीका टिप्पणी करेंगे। इसको क्या हो गया है, कुछ लोग फिर इस पर भी टीका टिप्पणी कर देंगे कि यहाँ पर उत्तराखंड है। क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड के भागीरथी नदी की मुख्य धारा ही आपकी गंगा कहलाती है, जब भागीरथी नदी आपकी अलकनंदा में मिल जाती है। आई होप आप यहां तक समझ रहे होंगे, है ना। तो आप देखेंगे उत्तराखंड, इसको ट्रिक के माध्यम से, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश इधर चली आ रही, बिहार जाएगी, झारखंड जाएगी ना, झारखंड भी जाती है ना, इधर से होते हुए निकल जाएगी। लेकिन ये क्या है? गंगा पार है ना, गंगा पार का मैदान, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान आ रहे हैं, ठीक है। पूर्वी पठार तथा पश्चिमी पर्वतीय क्षेत्र, तो पूर्वी पठार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र आ रहे हैं। याद कर लो इन क्षेत्रों को। कभी कभी ये क्षेत्र ही रखकर पूछ लिए जाते, किस श्रेणी के अंतर्गत, किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। तो खास करके याद रखिएगा आप सभी लोग, फटाफट ना इनको याद जरूर करके रखिएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ से देखिए, जैसे आपका लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, तो पश्चिमी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत। पूर्वी हिमालय श्रेणी के अंतर्गत, तो आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश, पूरे आपकी कौन से पूर्वोत्तर भारत, देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये अलग आ गए, है ना। पश्चिम बंगाल और सिक्किम आपके पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में 7 सिस्टरों का राज है भाई। क्या है? 7 सिस्टरों का राज है। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 ना, 7 राज्य, और सिक्किम उनका एक भाई हो गया है, और पड़ोसी पश्चिम बंगाल भी है, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
कहा गया है आप सभी के बीच में कि केंद्रीय पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आते हैं। कौन आते हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आते हैं। पश्चिमी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। क्या आता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र आता है। कहा गया दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? तो कहा गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आएगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु आने वाला है। और कहा गया पूर्वी तटीय मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन आएगा? देखो ये दक्षिणी पठार तथा पर्वतीय क्षेत्र, ये पूर्वी तटीय मैदान तथा पर्वतीय क्षेत्र। तो पूर्वी तटीय मैदान में आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पुदुचेरी, वही पुदुचेरी है ना, और वही आंध्र प्रदेश है ना जो भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था, है ना। 56 दिन की भूख हड़ताल किए थे रामल्लू तेलुगु जी ना। 56 दिन की भूख हड़ताल करने के बाद इसे भाषाई आधार पर पहला राज्य गठित किया गया था 1 नवंबर 1956 में, ठीक है ना। बना तो ये वास्तविकता थी 1953 की, ठीक है, लेकिन फजल अली आयोग के द्वारा 1956 में माना गया। कहा गया पश्चिमी तटीय मैदान और पर्वतीय क्षेत्र। अब पश्चिमी तटीय मैदान महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ठीक है ना। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इसमें आएंगे, ठीक है ना। पर्वतीय क्षेत्रों की बात हो रही है। कहा गया गुजरात के मैदान और पर्वतीय क्षेत्र ये अलग अपना साहिबा साहब लेकर बैठे हैं ना। कहा गया गुजरात, दादर नागर हवेली तथा दमन द्वीप अब भाई एक हो चुके हैं। अब इनका मिलन क्या हो चुका है? एक हो चुका है। अब एक होने की खुशी में क्या कर सकते हैं आप सभी लोग? भाई इनको सोच सकते हैं। हाँ, क्या हो चुका है? एक हो चुके हैं ये लोग, है ना। दादर नागर हवेली और दमन द्वीप। अब वर्तमान में आपके देश में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने? 8। क्या गया पश्चिमी मैदानी और पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान, सबसे कम वर्षा ना। यहीं पर आपकी कौन सा? थार का मरुस्थल भी पाया जाता है। कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? थार का मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है ना। आप देखेंगे क्या पाया जाता है? थार का मरुस्थल पाया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। कहा गया द्वीप क्षेत्र। अरे द्वीप में कौन आएंगे? अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह, है ना। तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है, क्लियर रखिएगा। आगे देखिएगा क्या कहा गया है। इनके अंतर्गत कहा गया राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो नागपुर ने भारत को 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा है। किसने? तो इन्होंने बांटा है। किसमें? 20 प्रमुख कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में। बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ भी प्रश्न आपके हैं तो वहां पर भी पूछा गया है। तो कौन कौन से 20 है? कहा गया आपका शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत या एराइड इकोसिस्टम के अंतर्गत पश्चिमी हिमालय आएगा जिसमें शीत शुष्क और संपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्र। पश्चिमी मैदान एवं कच्छ प्रदेश आते हैं जैसे, और दक्कन पठार आया। दूसरा कहा गया इनके अकॉर्डिंग कि अर्ध शुष्क पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें कहा गया है उत्तरी मैदान या ऊपरी गंगा मैदान की बात कही गई है, ठीक है ना। और उत्तरी मैदान जिसमें राजस्थान उच्च भूमि एवं गुजरात का मैदान, और कहा गया उत्तरी मैदान मध्य गंगा वाला मैदान। कहा गया दक्कन का पठार, मालवा का पठार, गुजरात का मैदान एवं काठियावाड़ का प्रायद्वीप, ठीक है। कहा गया 8वां कहा गया कि दक्कन का पठार जैसे मिश्रित लाल एवं काली मृदा होती है, और दक्कन का पठार जिसमें लाल बलुई मृदा होती है। तो 8 चीजें तो इन्हीं 2 क्षेत्रों पर 9 चीजें दी गई, 9 क्षेत्र बताए गए। बताए कितने गए? 20 प्रमुख कृषि क्षेत्र या प्रदेश बताए गए, ठीक है। तो 9 तो यही हो गए। आगे देखते हैं। कहा गया उपाद्र पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। इसमें पूर्वी पठार जैसे सतपुड़ा श्रृंखला एवं महानदी बेसिन। सतपुड़ा श्रृंखला आपकी 2 नदियों के बीच में बसा एक पर्वत क्षेत्र है ना, पर्वत क्षेत्र है जो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में आता है, ठीक है। महानदी बेसिन, है ना, महानदी बेसिन स्वर्ण रेखा से लेकर महानदी बेसिन तक के क्षेत्रों को क्या कहा? उत्कल क्षेत्र कहा जाता है। पूर्वी पठार आपके कहा गया बुंदेलखंड उच्च भूमि, और कहा गया पूर्वी पठार लाल एवं लेटेराइट मृदा वाली, ठीक है। 13वां कहा गया है आपका उत्तरी मैदान जिसमें निचली गंगा मैदान आता है, और 14वां आपका कहा जा रहा है कि जम्मू, कहा गया पश्चिमी हिमालय, जम्मू कश्मीर और उष्ण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और 15वां कहा गया बंगाल बेसिन। आगे कहा गया आर्द्र और परार्द्र पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें असम, उत्तरी बंगाल मैदान और पूर्वी हिमालय आ रहे हैं। पूर्वी हिमालय वही आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वाले क्षेत्र, पुदुचेरी वाले क्षेत्र। कहा गया आगे आपका पूर्वांचल पहाड़ियां या पूर्वोत्तर पहाड़ियां जो आपके वो 7, और उसमें सिक्किम और कौन था? पश्चिम बंगाल था, ठीक है। तटीय
पारस्की तंत्र, तो पूर्वी तटीय मैदान जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिमी तटीय मैदान जैसे आपकी लक्षद्वीप तटीय मैदान एवं पश्चिमी पहाड़ियां जैसे आपकी लक्षद्वीप समूह। ठीक है ना, तो यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई होंगी। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ, फटाफट प्रश्न करेंगे हम लोग यहाँ पर। बड़ा प्रश्न देखकर भागने का प्रयास नहीं करना ना, ये आपके लिए ही अच्छा रहने वाला है, बाकी आपकी मर्जी, आप भाग सकते हैं। कहा गया स्थायी कृषि, कौन सी कृषि? स्थायी कृषि। यह कहा गया परमा कल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है ना। कहा गया स्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। क्या ये बात आपकी नजर में सही हो सकती है? बताएं, क्या ये बात आपकी नजर में सही हो सकती है? हाँ, सही है। आगे कहा गया है कि पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, और किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती, ये भी बात सही है। लेकिन कहा गया पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव नहीं है। तो ये बात गलत है, क्योंकि अर्ध शुष्क के साथ साथ ये शुष्क क्षेत्रों पर भी संभव है। ठीक है, तो गलत हो गया। कहा गया आपकी बल्च बनाने या आपकी मल्चिंग की प्रथा स्थायी कृषि से काफी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है। ये भी बात सही, ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण है। तो सही उत्तर क्या हुआ भाई? मैंने तो आपको क्लियर बता दिया, ये भी सही, ये भी सही है। तो सही उत्तर क्या हुआ? बी उत्तर पूरी तरह से सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया कृषि में शून्य जुताई को क्या लाभ है? शून्य जुताई, कहा गया पिछली फसल के अवशेषों का जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। कहा गया चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों में नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। कहा गया मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या सही होने वाला है। यहाँ पर सेकंड उत्तर क्या सही होगा? हमारे हिसाब से ये भी बात सही है, ये भी। तो आप क्या कहेंगे? तीसरी बात, या ऑप्शन नंबर डी सही है। अब आप कहेंगे इनको कैसे आप ऐसे मिला दिए हैं फटाफट, क्योंकि थ्योरी मैंने पढ़ा रखा है। अगर आप चाहते थ्योरी की क्लास तो जाकर पीछे देखिएगा, पहले मैं हमेशा हर जगह थ्योरी पढ़ाने का ही प्रयास करती हूँ। पहले मैंने थ्योरी पढ़ा है, उसके बाद ये क्वेश्चन करा। हाँ, गैप हो गया 2 दिन का क्लास के बीच में, ठीक है ना, गैप हो गया है। आगे बढ़ते, कहा गया कृषि में कहा गया फर्टिगेशन के क्या लाभ है? कहा गया सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है, मैंने पढ़ा रखा है। कहा गया रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरक का कहा गया सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। पता नहीं अब है कि नहीं, आप बताएं। कहा गया पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषक तत्वों के निक्षालन में कमी संभव है। और बात की जा रही किसकी? फर्टिगेशन की। सही उत्तर का चयन करें, सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? जल्दी से। राक फास्फेट या फास्फोरस के कई उर्वरक जो जल में घुलनशील नहीं होते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, ये बात पूरी तरह से गलत हो जाती है। तो आपके दो दो जहां पर है, दो 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 दो, सही उत्तर क्या निकलेगा? 3 सी। 1 2 3 1 3 4 एकदम सही ऑप्शन है। और एकदम चिपका के याद करके रखो, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। कहा गया भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस पद्धति या पद्धतियों का पारितंत्र अनुकूलित कृषि माना जाता है? फसल कहा गया विधि कहा गया विविध रूपण या स्यू आधिक्य, या आपके कहा गया टेंशियोमीटर का प्रयोग या ऊर्ध्वाधर कृषि। तो सही उत्तर का चयन करें, कौन सा सही होने वाला है यहाँ पर? सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होने वाला है? सही से सही उत्तर का चयन करें, बताएं क्या होगा। तो हमारे हिसाब से ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, चारों बातें पूरी तरह से सही हैं। अब आप कहेंगे क्यों? तो क्यों का उत्तर अगर आपको जानना है तो जाकर थ्योरी क्लास देखो। बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब थ्योरी में दम रही होगी, तभी ऐसे प्रश्न है। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा है? एम एस स्वामीनाथन जी ने नहीं लिखा है। कहा गया एस
अय्यप्पन जी ने नहीं लिखा है, केबी थॉमसन जी ने नहीं लिखा है, एम.एस. रंधावा जी ने लिखा है, पढ़ा रखा था मैंने। एम.एस. रंधावा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? एम.एस. रंधावा जी ने। मोहिंदर सिंह रंधावा, इनका पूरा नाम अगर आप जानेंगे, मोहिंदर सिंह रंधावा है। याद करके रखो भाई इनको, क्योंकि आजकल के प्रश्न बवाल मचा रहे हैं, है ना। क्या यूपीएससी, क्या यूपी ट्रिपल एससी गजब ढा रहे हैं। आजकल के प्रश्न आजकल के प्रश्न क्या बवाल मचा रहे हैं। क्या यूपीएससी, क्या यूपी ट्रिपल एससी गजब ढा रहे हैं, है ना। कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि यूपीएससी बड़ा है कि यूपी ट्रिपल एससी बड़ा हो गया है भाई। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। भारत को 20 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। सही उत्तर चुनना है भाई। कहा गया भारत को 15 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में बांटा गया है। कहा गया पश्चिमी हिमालय शीत शुष्क पारिस्थितिकी प्रदेश का कवरेज क्षेत्र पश्चिमी हिमालय प्रदेश के कवरेज क्षेत्र से ज्यादा है। तो क्या कहेंगे? तो 20 कृषि जलवायु क्षेत्र नहीं है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र है और 20 आपके कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र है या पारिस्थितिकी प्रदेश है। तो दोनों बातें उल्टा सीधा, और ये बात आपकी आगे पीछे कर दी गई, तो तीनों बातें क्या हो गई? गलत हो गई। केवल क्या हो गया? सभी गलत है। क्या कहेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 6 का बी उत्तर के साथ जाइएगा। बी उत्तर है, कहा गया भारत में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है। एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है 15, 17, 18, 20। तो कितने बताएंगे आप सभी लोग? बताएं कितने। अभी मैंने कितने कृषि कितने क्षेत्र या प्रदेश बताए गए? तो आप कहेंगे 20 बताए गए। कितने? 20। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में एग्रोलॉजिकल जोन से या कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे 20 है। कितनी है? 20 है। गलती से भी गलत नहीं होने चाहिए। आइए, और मैंने ये प्रश्न पढ़ाया है पहले ही डिटेल में। कहा गया है पी सेनगुप्त और आपके जी सदस्ययुक्त 1968 में भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? लघु कृषि प्रदेशों में, लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, चाहे आपका यूपीपीएससी हो चाहे आपका आरओआर हो। तो आप कितने में कहेंगे? आप कहेंगे 60 में बांटा गया। कितने में? तो आप कहेंगे 60 में बांटा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि आधारित है। अच्छा, कहा गया इसमें द्वितीयक हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। बताए द्वितीयक हरित क्रांति के लिए सही उत्तर क्या होने वाला है? कहा गया ए और बी दोनों सही है, मतलब आर ए दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। आर ए दोनों सही है लेकिन परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सही है परंतु आर गलत है, आर ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर बताए, सुनकर, देखकर, पढ़कर बताएं। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानता कृषि पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है। कहा गया इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन एक दूसरे की व्याख्या बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, है ना। कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत की खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के संदर्भ में विभिन्न फसलों के बीज की प्रतिस्थापना दरों को बढ़ाने से भविष्य के खाद्य उत्पादन लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है, किंतु इसके इसके अपेक्षाकृत बड़े विस्तृत कार्यान्वयन में क्या बाध्यता या बाधाएं हैं? सही उत्तर का चयन करें। कहा गया कोई भी राष्ट्रीय बीज नीति नहीं बनी। ऐसे कैसे नहीं बनी थी? तो बनी थी भाई, राष्ट्रीय नीति बनी थी। ठीक है ना। क्या बनी थी? कहा गया निजी क्षेत्र की बीज कंपनियों की बाध्यता बताई गई ना, तो बनी थी भाई, ये बाधा थोड़ी ना थी। ठीक है ना। तो ये तो नहीं। कहा गया कृषि फसलों की रोपण सामग्रियों और सब्जियों की गुणवत्ता ले बीजों की पूर्ति में कोई सहभागिता नहीं थी। अरे भाई, ये भी गलत हो गया, है ना। थी। ठीक है ना। ये कह रहे हैं गलत बाध्यताएं कौन थी? तो यहाँ पर क्या सही होगा? निम्न मूल्य एवं उच्च परिमाण वाली फसलों के मामले में गुणवत्ता वाले बीजों के बारे में मांग पूर्ति अंतराल था। तो सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 11 का क्या सही होने वाला है? आप कहेंगे पूरी तरह से डी उत्तर, बाध्यता बनी थी। ठीक है,
ठीक है ना। डी उत्तर का मतलब कहां पर है, केवल 3 ना, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। कहा गया भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आप क्या कहेंगे 1960 में की गई थी। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ठीक है ना, याद रखना आप सभी लोग, कब की गई थी, 1960 में की गई थी। 17 नवंबर, कब, 17 नवंबर 1960 को किया गया था। कहां पर किया गया था, उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब वर्तमान में आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश नहीं आएगा, अब आपका क्या आएगा, उत्तराखंड आने वाला है। क्या आएगा, उत्तराखंड, पंतनगर उत्तराखंड। क्या है, उत्तराखंड। अब इसका नाम भी बदल दिया गया है। क्या कर दिया गया, इसका नाम भी बदल दिया गया। तो आइए आगे प्रश्न है नाम से संबंधित। कहा गया देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय था, तो कौन सा था, कहेंगे आप GVPAU पंतनगर में है। ठीक है ना, तो नाम इनका क्या रखा गया था, तो आप क्या बताएं, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय किया गया था। तो आप क्या कहेंगे, कब स्थापना की गई थी, 1960 में। कहां पर, उत्तर प्रदेश। लेकिन 1960 में तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एक ही था ना हमारा। 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड अलग हुआ 13 जिलों के साथ। कितने जिलों के साथ, 13 जिलों के साथ, है ना, उत्तर प्रदेश से। तो उत्तराखंड में चला गया। ठीक है, आगे कहा गया भारतवर्ष में प्रथम कृषि विद्यालय की स्थापना हुई थी 1960 में हुई थी, है ना, याद कर लो, कई बार पूछा जाता है। आगे कहा गया यदि खाद्यान्नों, अब मैंने लास्ट क्लास में ये प्रश्न कराया था, यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता या ह्यूमिडिटी अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, तो क्या बताएंगे, 14% से अधिक नहीं होना चाहिए। याद कर लो, एकदम जीके बन चुका है ये। क्या है आपका, जीके, ये जीएस नहीं है, जीके है। ठीक है, याद करके रखो। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे नेट बुआई 47%, वन क्षेत्र 23%, अन्य क्षेत्र आपके 30% है। ठीक है ना, याद कर लो। क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होने वाला है, तो आप कहेंगे डी उत्तर होने वाला है। कहा गया कृषि में युग्म पैदावार का आशय उगाने से है। कहा गया विभिन्न मौसमों में पर दो फसलें, एक ही साथ दो फसलें, अन्य फसल के साथ एक फसल, इनमें से कोई नहीं। पूछी किसकी बात कही गई, कि युग्म पैदावार का आशय, युग्म पैदावार का आशय उगाने से। बताए किसका होगा, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या हो, विभिन्न मौसमों पर दो फसलें, विभिन्न मौसमों पर क्या होगा, दो फसलें उगाने की बात कही गई। आगे कहा गया निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है, नगदी और खाद्य दोनों संचयों के साथ खेती करना, दो या दो से अधिक संचयों को एक ही खेत में उगाना। कहा गया पशुपालन और संचय उत्पादन को एक साथ करना। ठीक है ना, मतलब मिश्रित खेती का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप एक खेती पर 50 प्रकार बो दे, है ना, न कुछ है ना उगाए, है ना। मिश्रित खेती का मतलब कि आप सुबह शाम अपने जानवरों को, या सुबह शाम खेती करने के बाद जो समय बच रहा है वो अपने पशुपालन के लिए दे। ठीक है ना, तो इसमें दो या दो से अधिक भी आप फसल उगा सकते हैं, है ना, दो या दो से अधिक फसलें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कहा गया मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उगाना, रबी और खरीफ फसलों को साथ उगाना, कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। देखेगा तो क्या होगा, मिश्रित, जब तक पशुपालन, देखो खेत में आप क्या करते हो, देखो हम अपनी बात बता रहे हैं, अपनी बात पूरी तरह से सच्चाई के साथ। देखो हम लोग क्या करते थे, ये घर था और इसमें 30 तो जानवर थे, कितने 30 जानवर हुआ करते थे, है ना, और यहाँ पर बहुत दूर थोड़ा खेत थे, तो इन खेतों पर माता पिता काम करने जाते थे, हम लोग घर पर निपटाते थे काम ना, है ना, हम लोग क्या करते थे घर पर। इसके बीच में एक खेत हमारे पास में था, मतलब इससे पास और घर के पास, इसमें हम लोग फूल फाल सब्जी भाजी लगाते थे ना, फूल वूल, है ना, गेंदा वेंदा फूल तब खूब चलते थे, गेंदा वेंदा, वो कटोरी जिसको लाल लाल कटोरी का फूल ना, कौन सी कटोरी का फूल, मुझे यार बचपन से, मतलब हम लोग इस फूल के पीछे एकदम मरते थे, कटोरी की तरह होता था ना, ऐसे ऐसे करके ये फूल हुआ करता था एकदम रेड कलर का ना, ऐसे करके।
तो इस कटोरी के फूल, गेंदा के फूल, कनेर के फूल हम लोग इस बीच वाली खेती पर करते थे ना। यहीं पर पालक वगैरह, जैसे अब ये वाले मौसम में पालक, बथुआ, मेथी, मेथी ना, हाँ मेथी, अब देखो बहुत दिन से छूट गया है ये चीज ना। तो मेथी वगैरह हम लोग कभी मार्केट से नहीं खरीदे, हम लोगों को लगता है हम लोग मार्केट से सब्जियां नहीं खरीदते। गोभी के अलावा ठंडी में गोभी खूब आती थी ना। तो आप देखेंगे सब लोग, हाँ, सब कुछ हम लोग घर ही में कर लेते थे। इसी को मिश्रित कृषि कहा जाता है भाई ना। आप कृषि का काम भी कर रहे हो घर पर, आप खेती भी कर रहे हो, आप अन्य फसलों को भी उगा रहे हो बीच में, है ना। यही है, रियल यही था। कहा गया समानांतर फसल का एक उदाहरण है। समानांतर मतलब आप कहते हो ना ये समानांतर है, मतलब एक साथ बोई जाने वाली कौन सी दो फसलें हुई? आलू और धान। आलू और धान तो नहीं हो सकता भाई। आलू अभी बोई, आलू तो आ गई, धान अभी कट रहा है। कहा गया गेहूं और सरसों। कहा जाता है ना रबी की फसल के अंतर्गत गेहूं, चना, सरसों सब आता है। तो क्या कहेंगे? सरसों, गेहूं और सरसों क्या है? समानांतर, एक साथ बोई जाती है ना। आगे बढ़ते। कहा गया निम्न राज्यों को छोड़कर सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। मतलब एक ऐसा राज्य है जहां पर 90% केवल वन क्षेत्र है, 10% पर वहां कृषि की जाती है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है? पंजाब में भी अच्छा है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, आपका सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। देखो प्रश्न कैसे घुमाकर पूछा गया, अगर आप थोड़ा सा नहीं सही से पढ़ेंगे तो आप खुद ही कर। निम्न राज्यों को छोड़ करके, निम्न राज्य छोड़ दीजिएगा, सभी छोड़ करके सभी में कृषि भूमि का प्रतिशत काफी अधिक है। तो एक कौन सा ऐसा राज्य जिसमें कृषि काफी अधिक नहीं है? सिक्किम है। ठीक है, आगे। निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। कहा गया प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों की विविधता, बड़े खेतों की प्रधानता। हम लोग छोटे छोटे कृषक है भाई, है ना, सीमांत कृषक के अंतर्गत आते हैं। हम लोग बड़ी खेतियों के प्रधानता नहीं रखते। किसकी रखते हैं? छोटे छोटे कृषकों की रखते हैं। सीधी सी बात, तो ये हमारे यहाँ की नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग तुलना में सीमांत जोतों की प्रधानता रखते हैं। ठीक है ना, किसकी? सीमांत जोतों की। ठीक है, ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। कहा गया आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि कार्यों में लगा रहना। देखो काम रहता है 3 लोगों का, घर के पूरे सदस्य वही, खेती में 5 लोग हैं तो सब यही जुटे रहे, है ना। अधिक लोगों में लगा रहना सही बात है। जोत का छोटा आकार होना, ये भी सही बात है। उत्पादकता की पिछड़ी तकनीक। अब हमारे बाबा साहेब, देखेगा मैं आपसे एक बात बताती हूँ, एक जगह हम लोगों के यहाँ शायद 2-3-4 बीघा है ना, वहां कोई नहीं जाता है, 4-5 भी हो सकते हैं, हम तो जानते नहीं, हम तो आज दिन तक उस खेत नहीं गए। इतने बड़े हो गए, ये सच्चाई है। आप लोग कहेंगे कि नहीं आपका खेत है, आपको जाना चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन आज बहुत दूर है। पहली बात तो बहुत दूर है, दूसरी बात हम आज तक नहीं गए, है ना। अब बार बार जाने को सोचते हैं कि दिवाली में घर जाएंगे, तो इस बार जाने वाले। तो यहाँ पर कहा जाता है 4-5 बीघा खेती है ना। और ये बाबा जमाने की है। कैसे? बाबा, बाबा के बाबा ना, तब से पुरखों वाली जो खेती कही जाती है, बाबा वाले ना। अब यहाँ पर हमारे पिताश्री 2 भाई हैं ना, बड़े पापा और हमारे पापा ना, बड़े पापा और पापा। ठीक है, अब इनमें से यही लोग, अब ये भी और ये भी नहीं जाते। क्यों? क्योंकि ये बटाई में है। कैसी? बटाई में, है ना। अब क्या है? बटाई में है। तो ये अपना 4-5 बीघा में जितना होता है उसका आधा हिस्सा खुद को रखता है, और आधा हिस्से में आधा आधा हम लोगों के यहाँ पहुंचा जाता है ना। जैसे हमारा और बड़े पापा का थोड़ा सा अलगाव है ना, एक समय आ ही जाता है वो कि अलगाव हो ही जाता है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो अलग अलग घर है, मकान अलग अलग है ना, अपनी अपनी एक सीमा क्षेत्र से बाहर लोग करना चाहते, तो अलग अलग हो गए ना। तो इस खेती पर वही परंपरा, आधे खेत में पेड़ खड़े हैं, है ना, खेत में ही पेड़ खड़े हैं, तो वो खेत बर्बाद है एकदम पूरी तरह से, वहां कुछ नहीं होता। हम लोगों ने जैसे विचार किया कि इनको बेच दिया जाए, पापा हमारे बाप की खेती है एकदम बिल्कुल, है ना, कुछ होता नहीं है, और वहां अच्छी खासी मतलब बिक जाएगी, ऐसी बात नहीं। तो क्या हो गया? उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, वही बटाई का, वही वर्षों से हम लोग बचपन से वही लोग बटाई कर लिए हैं। ये खेत इतने इतने थे तब से लेकर, और इतने बड़े हो गए अभी भी वही लोग लेकर आते हैं ना। क्या होते हैं? उनके पहले पिताश्री लेके आते थे, अब उनके पुत्र वगैरह लेकर आते, अब साथ में उनके नाती पोता भी आते हैं भाई ना, उनके पुत्र आने लगे हैं साथ में, है ना। तो क्या हो गया? ये उपयुक्त सभी बातें यहाँ पर सही होंगी। ये होती है आपकी पिछड़ी तकनीकी। कहेंगी बाबा लोग नहीं बेचे तो हम काहे बेचे, है ना। पिताश्री तो ये कहते हैं ना कि हमारी पुरखों की जमीन है,
हम क्यों बेचेंगे उसको, हमारे हमारे पिताश्री नहीं बेचे क्योंकि उनके पिताश्री की थी, तो हम भी नहीं बेचने वाले हैं ना। तो ये क्या है, और वहीं पर धान गेहूं केवल होता है और शायद महुआ वगैरह हो जाता है, पेड़ वगैरह लगे। आम के सीजन में आम वगैरह कभी कभी तो 2 ही आम आता है ना। देखो कहा गया, कथन कह रहा है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सही बात है, महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि नहीं, बिल्कुल रही है। कहा गया इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत लागत सम्मिलित नहीं होती है। अब भाई बताओ सही उत्तर का चयन करें, तो 24 का सही उत्तर क्या सही होगा। कहा गया ए और बी दोनों बातें सही है लेकिन व्याख्या सही कर रहा है। ए और दोनों बातें सही तो है लेकिन व्याख्या सही नहीं की जा रही, और यही बात सही है। यहां पर वो वैज्ञानिक रूप में कहा गया रूपांतर में हरित क्रांति की बात कर रहे, और यहाँ पर सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती इसकी बात कर रहे। तो दोनों बात सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही। आगे आते हैं, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। कहा गया जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि, या भू जोत का छोटा आकार। देखो आपकी कारण नहीं है तो आपकी क्या होगी, जनसंख्या का दबाव कारण है, मतलब ये गलत है। कहा गया प्रचंड बेरोजगारी, ये भी कारण है, और भू जोत का छोटा आकार होना ये भी कारण है, लेकिन सहकारी कृषि कारण नहीं है। ये तो एक हिस्सा माना जाता है सहकारी कृषि का। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत में चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है, कहां पर था, संकराय या चालू, या जिनको हम लोग क्या कह रहे थे, संकराय या चालू जोतों का कहां पर होगा, बताए भाई कहां पर होगा सबसे बड़ा औसत आकार, राजस्थान में। कहां पर, राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन, एक व्यवसाय, एक व्यापार, एक उद्योग। भाई हमारे यहाँ कृषि को तो केवल जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है, बस पेट भर के लिए कहन हो जाए, बात खत्म, है ना। व्यापार एक व्यवसाय जबकि होना चाहिए ना, एक व्यापार जबकि होना चाहिए, एक उद्योग होना चाहिए, है ना, लेकिन समझा क्या जाता है, हमारे यहाँ एक जीविकोपार्जन का साधन समझा जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाले लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होते हैं। बिल्कुल यही बात सही है, बाकी हमको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हम क्यों पढ़े जब हमको सही उत्तर मिल गया। आप एग्जाम हाल में ऐसे अपना टाइम बचा सकते हैं, हमें नहीं पता आगे क्या लिखा है, लेकिन पहला ऑप्शन सही है, बस बात खत्म। आगे कहा गया कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, पंजाब एवं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। सही उत्तर का चयन क्या करेंगे। कहा गया भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता है, तो क्या होंगे, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश होंगे। ठीक है, बताया था मैंने पीछे। कहा गया निम्नलिखित में हरी खाद वाली फसलों, कितने गौर से समझाया था, किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो किसमें, बौड़ा या लोबिया जिसको कहते हैं, किसमें पाई जाती है, बौड़ा या लोबिया में। कितनी, तो आप कहेंगे 0.49 पाई जाती है। ठीक है ना, आगे बढ़ते। कहा गया है नई सुधारी नई ऊसर में हरित खाद के लिए उपयुक्त फसल है, तो अगर आप लोबिया बो देंगे तो सबसे उपयुक्त है। ढांचा, मूंग, सनई सब बोया जाता है, लेकिन सब सर्वाधिक इसमें नाइट्रोजन है, इसलिए क्या बताएंगे, लोबिया बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा गया संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं कहां पर, तो संतुलित उर्वरक उत्पादन बढ़ने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने के हेतु, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु, या उपयुक्त सभी। ये सभी क्या सही हो सकते हैं क्या, सही उत्तर का चयन करें। क्या कहेंगे आप सभी लोग, तो कहेंगे हाँ पूरी तरह से सभी सही हैं। आगे देखते हैं, कहा गया दक्षिणी भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है, केरल तट में, तमिलनाडु तट में, कहा गया तेलंगाना तट में, या आपके विदर्भ तट में। क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर क्या होगा, सही सही उत्तर देना। तो कहां पर कहेंगे, तमिलनाडु तट में। कहां पर, मैंने इसकी बात जब व्याख्या पढ़ाई थी या थ्योरी पढ़ाई थी तो एक एक चर्चा की थी। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर चले, आप इनको जम कर करें। कहा गया है पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन सबसे संपन्न राज्य है। देखो 71% से 71 पॉइंट कुछ परसेंट यूपी है सर्वाधिक नंबर पर। ठीक है, कहा गया निम्नलिखित राज्यों में कौन भारत में ठेकेदारी, बहुत अच्छे से समझाया था ठेकेदारी के लिए किसे,
पंजाब अग्रणी राज्य माना जाता है। कौन सा? पंजाब अग्रणी। जैसे आप अपने मकान को बनाने के लिए ठेके में दे देते हैं, पुताई के लिए ठेके में दे देते हैं, वैसे वहां पर कृषि या अपने खेत ठेके में दिए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया हरित खेती में सन्निहित है, तो जैविक खेती एवं बागानी पर जोर देना, बागानी तथा पुष्प कृषि पर ध्यान केंद्रित करते समय कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों से बचाव करना। कहा गया समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित कृषि संसाधन प्रबंधन, खाद्य फसलों, बागवानी एवं पुष्कृति पर जोर देना। 36 का सही उत्तर क्या होने वाला है? तो आप क्या कहेंगे भाई? हमारे पढ़ने से आप लोग आधे लोग तो आप समझ गए होंगे मैडम किस पर जोर दी थी। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी व्याख्या असत्य है? जलवायु परिवर्तन, नगद फसलों पर बल, आय असमानता में वृद्धि, आर्थिक सहायता में कटौती। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन से कोई लेना देना ही नहीं था। ठीक है, ये सारी बातें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकदम क्लियर कट रखो अपने आप को सेफ जोन पर। सेफ जोन से इधर उधर तितिर बितिर नहीं होना है आपको। अगर आप जरा सा तितिर बितिर हुए तो आप खुद ही रायता जैसे फैल जाएंगे और आपको समेटने वाला कोई नहीं हो सकता है। ठीक है ना। कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा बीज ग्राम संकल्पना या सीड विलेज कॉन्सेप्ट के प्रमुख उद्देश्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो सही उत्तर क्या होगा? देखिएगा, इतना लंबा चौड़ा टाइम वेस्ट करने आपको सही उत्तर बताते, किसानों को गुणवत्ता युक्त बीज उत्पादन का प्रशिक्षण देने में लगाना और उनके द्वारा दूसरों को समुचित समय पर तथा वहन करने में योग्य लागत में गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराना। ठीक है ना, सही उत्तर क्या होगा? बी होगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया एक मार्ग है। देखिए, पहले जब मैंने शुरू में इसकी चर्चा भी की है थ्योरी पर, जब एक मार्ग आया था तो मुझे लग रहा था भाई अंडा वंडा से संबंधित होगा, है ना। तो किससे? गुणवत्ता गारंटी की मुहर होती है एक मार्ग आपकी। ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भाई कौन सा आकार होगा? 1 हेक्टेयर से कम होते हैं क्या? जल्दी से बताएं। तो कहां से कहेंगे? 1 हेक्टेयर से कम जोत वालों को कहा जाता है। 1 हेक्टेयर से कम जोत को सीमांत कृषि भूमि कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। 1 से 2 हेक्टेयर वालों को क्या कहा जाता है? छोटी जोत कहेंगे। क्या कहेंगे? छोटी जोत कहा जाता है। ठीक है ना। 2 से 4 हेक्टेयर वाले जोत को अर्ध मध्यम वर्ग के 4, और 5 हेक्टेयर से अधिक वाले जोतों को क्या कहते हैं? या यूं कह सकते हैं 4 से 10 हेक्टेयर वाले जोतों को मध्य जोत के नाम से जाना जाता है, मध्यम जोत के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, मध्यम जोत के नाम से जाना जाता है। और 10 हेक्टेयर से अधिक वालों को क्या कहते हैं? तो 10 हेक्टेयर से अधिक वालों को बड़ी जोत के नाम से, ये क्या होते हैं? बड़ी जोत वाले होते हैं। ठीक है ना, याद रखना। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कहा गया भारतीय कृषि में पारिस्थितियों के संदर्भ में संरक्षण कृषि, कहा गया किस संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है? निम्नलिखित में से कौन कौन से संरक्षण कृषि के अंतर्गत आते हैं? कहा गया एक धान्य कृषि पद्धति का परिहार करना, न्यूनतम जोत को अपनाना, कहा गया बागानी फसलें होनी चाहिए यहाँ पर भाई ना। क्या होगा? बागानी फसलें। ठीक है ना, बागानी फसलों की खेती का परिहार करना। कहा गया आपका भाई बागानी फसलों की बात की जा रही है। ठीक है ना। कहा गया मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग करना। कहा गया स्थानिक एवं कालिक फसल अनुक्रमण या फसल का आवर्तनों का अपनाना। तो सही उत्तर का चयन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 का सही उत्तर क्या होने वाला है? सही उत्तर का चयन करें। देखिएगा, एक धान्य कृषि पद्धति को परिहार करना बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, तो क्या हो गया? एक गलत हो, एक ये गलत हो गया, एक ये गलत हो गया। ठीक है ना। उसके बाद कहा गया बागानी फसलों की खेती का परिहार करना। भाई क्यों करेंगे हम, है ना। तो 3 गलत हो गए, इसमें भी 3 है, ये भी गलत। सही ऑप्शन क्या बचा? सी ऑप्शन। क्या बचा है? सी ऑप्शन पूरी तरह से सही है। परिहार क्यों करेंगे भाई, है ना, हम तो उन्नत करने आए हैं। आज की क्लास यहीं तक है ना, और कल आप सभी लोगों के बीच में हरित क्रांति लेकर आने वाले हैं। तो थैंक यू। अगर आप ये पूरा वीडियो वॉच करके यहाँ तक आए तो आप सभी लोगों को बहुत बड़ा वाला थैंक यू। सेशन को शेयर जरूर करें और धमाकेदार शेयर करें। ठीक है ना, आप सभी के बीच में बहुत ही जबरदस्त अनाउंसमेंट किसी दिन आपकी बड़ी मैम करने वाली हैं, तो आप सभी लोग धैर्य रखें और धैर्य बना रखें। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
जय हिंद, जय भारत।